नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का मुख्य प्रश्न पत्र 2014 से संबंधित है और इसमें आपको सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू हो जाएंगे। और प्रश्न इसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित है और भी जो भी इतिहास के टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसमें समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आपको जूनियर असिस्टेंट में भी जो प्रश्न आते हैं इन्हीं से प्रश्न पत्रों से आपको मिलेंगे। पीसीएस के लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं इस प्रश्न पत्र के माध्यम से। ठीक, तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का पहला प्रश्न जो संध्या सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा राजस्थान का है, लोथल ये गुजरात में, धौलावीरा और बनावली है ये हरियाणा में है। तो राइट आंसर इसका लोथल होगा। अब इसके बारे में विशेष चर्चा हम करते हैं। तो हड़प्पई नगर लोथल की खोज जो है एस.आर. राव ने 1954 में की थी। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख क्या क्या मिला है? तो धान की भूसी मिली है और बाजरे के साथ हैं, फारस की मोहर है, घोड़े की लघु मूर्ति है और 3 युगल समाधियाँ, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उपकरण और हाथी दांत का पैमाना यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक, और यह स्थल कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो लोथल है किस नदी के किनारे है, तो आपको भोगवा नदी टिक करना है। ठीक, और भोगवा नदी के तट पर सरगवल नामक गांव से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। और यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राव, जिनका नाम आर.वी. राव है, तो रंगनाथ राव 1954-55 में खुदाई कराई थी और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, महाकाव्य काल या संगम काल से संबंधित इसमें पूछा गया, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है आपका मगध, वज्जी या कौशल अंग से संबंधित था। तो इसका फिलहाल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 16 महाजनपदों में हम बता दें इसकी जानकारी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंपा, श्रावस्ती, गिरिब्रज, जिसका अब नाम है राजगृह या राजगीर, और क्रमशः अंग, कौशल, मगध की राजधानी थी। और वज्ज 8 राज्यों का एक सबसे बड़ा संघ है। कभी कभी पूछ लेता है 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महासंघ मतलब राज्यों का संघ कौन था? तो वज्ज था। और 16 महाजनपदों में वर्तमान की स्थिति बताएं तो 8 जो महाजनपद उत्तर प्रदेश में संबंध जुड़े हैं, मतलब वर्तमान में हैं, और 4 जो हैं बिहार में आपको मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन इसके राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र और काशी वाराणसी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन है, वैशाली में हुई थी। और 3 हुई थी इसमें बौद्ध संगीतियाँ। तो पहली जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई थी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो कालाशोक उस समय था, शिशुनाग वंश का शासक था, और शासन काल में हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसकी अध्यक्षता साबकमीर या सर्वकामी किया था। और इस संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंगीत 2 मतों में बांटा था। ठीक, और पूछ लेते हैं कभी कभी बौद्ध धर्म और महासंगीत 2 मतों में कब बटा था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत में हुई थी। पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व, दूसरी 100 साल बाद 383, फिर उसके बाद 255 में हुई थी अशोक के समय में, और लास्ट में हुई थी 55 ईसा पूर्व में इसके समय में, कनिष्क के समय में। ठीक, तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। फिलहाल 5-6 और भी हुई थी, वहाँ रंगून में हुई थी, उसके बाद 1881 में। ठीक, 5वीं। अगला है हमारा मौर्य मौर्योत्तर काल से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो ऑप्शन इसके 317, 315, 305 या 300। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सेल्यूकस निकेटर जो है इसका राजदूत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज। ठीक, और इसने सेल्यूकस हारने के बाद अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर देता और 500 हाथी दान में कर देता है इसको। और इसके बारे में और बता दें तो इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। और युद्ध के उपरांत दोनों के मध्य संधि हो गई। संधि मतलब हाथ मिला लिए इन्होंने, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अरकोसिया, कांधार, एरिया, हेरात और जेड्रोसिया पेरोपनिसडाई प्रांत सौंप दी। ठीक, और चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को 500 भारतीय हाथी भेंट में किए थे। देखो दिया ना। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, याद रखना कि इसकी पुत्री क्या थी, हेलेना, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था। साथ ही साथ मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त को भी दरबार में भेजा था, जिसका नाम मेगास्थनीज था। ठीक, इंडिका इसकी पुस्तक है, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक मिनट,
निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ठीक, ऑप्शन इसके हैं श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन श्रावस्ती है। ठीक, तो कनिष्क का रबतक अभिलेख 1993 में वर्तमान में अफगानिस्तान में खोजा गया था और इससे हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। ठीक, अगला मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न बनता है दिल्ली सल्तनत से। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ऑप्शन है बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या कोई नहीं। तो राइट आंसर बलबन है। रक्त और लौह की रीति इसने अपनाई थी। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक उल्लेखित करवाया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी या ख्वाजा मौदूद के? तो राइट आंसर ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये जो शिष्य थे और इनकी अजमेर में दरगाह बनाई गई है, तो ये भी प्रसिद्ध है। तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक हस्सामी और उनके सिद्ध ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था और वे 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ठीक, और इन्होंने अजमेर जो राजस्थान में है अपना स्थान बनाया था और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे, ये भी याद रखना। ठीक, तो ये 1192 मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती या मृगावती? तो मृगावती कुतुबन की है और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी ऑप्शन पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और इसकी बात बताएं तो मृगावती कुतुबन की रचना है, 1503 में इसका कार्यकाल है। मधुमालती मंझन की है, 1545 में लिखी गई। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जो 1540 में लिखा है और इंद्रावती नूर मोहम्मद की 1743 में लिखी गई है। तो राइट आंसर मृगावती होगा इसका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आधुनिक इतिहास से संबंधित है, इसमें प्रमुख संस्थाएं, संध्या आयोग और अधिनियम है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा है तो ये एनी बेसेंट थी, 1916 में ये बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद अगर पूछे भारतीय कौन थी तो भारतीय थी सरोजिनी नायडू, 1925 में इन्होंने अधिवेशन किया था कानपुर में। तो राइट आंसर तो इसका फिलहाल भी होगा। और इसके बारे में बताया तो नहीं, 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट 1917 का अधिवेशन इन्होंने किया था। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश बनर्जी से मुंबई में 1885 में और इसकी स्थापना एओ हुयुम ने किया था। तो 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी ने किया था। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अम्बेडकर जी थे और बी ऑप्शन इसका फिलहाल सही है। और भारतीय संविधान की पांडुलेखन प्रारूप समिति जिसे बोलते हैं कि अध्यक्ष कभी कभी प्रारूप देते हैं तो सबको पता है, पर पांडुलेखन अगर दे दिया तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखना अम्बेडकर ही थे और ये दोनों एक ही है। और इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी। ये भी पूछ लेते हैं कि पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? तो फिलहाल नहीं वाले नहीं याद कर लो जो थे उसमें। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी, के मुंशी, एम सादुल्ला और बी एल मित्र और डीपी खेतान थे। ठीक, ये थे। और डीपी खेतान मर गए थे तो इसके बाद दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित कब हुई थी? तो भारतीय होम रूल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण शर्मा। पूछ लेते हैं कि जो ये सोसाइटी थी इसकी स्थापना किया किसने? तो श्यामजी कृष्ण शर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, और ये पूछ लेते हैं प्रश्न अधिकतर आता है इंडियन हाउस की स्थापना कब और किसने कहाँ की थी? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण शर्मा ने लंदन में किया था। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार को
आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से ये एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का भी प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रेडिंग? तो लॉर्ड रेडिंग जो था ये एक यहूदी वायसराय था। इसका आंसर डी है सही। तो इसका कार्यकाल बताएं तो लॉर्ड का रेडिंग जो है 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे हैं। और इससे पूर्व वह जो 1913 से 21 तक इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस थे। और रीडिंग भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय सेनाओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो प्रथम गोलमेज जो हुआ था 1930 में हुआ था। इसमें वो गए थे भीमराव अम्बेडकर, तो तीनों में थे लंदन में। और दूसरा हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी ने अपना किया था। और उसके बाद 1932 में हुआ था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, द्वितीय में गांधी पहुंचे थे। अगला है हमारा, तो इसकी डिटेल्स बता दें तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि लंदन में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन उसमें कितने भारतीय थे? तो 89 थे, लेकिन भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये भी पूछ लेते हैं कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो इसमें पहले में। और इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में से प्रमुख कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां और फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी और M.R. जयकर और मुंजे भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया इसमें शामिल थे। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है आपको। तो प्रमुख भारतीय कांग्रेस के जो सभाएं हुई थी और उनसे संबंधित अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अभी हमने बताया सरोजिनी नायडू कहाँ से संबंधित थी? ये कानपुर से थी। ठीक, और आगे तो बी का जो है तीसरा ऑप्शन का किस में है? तो बी का तीसरा ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा। ये पहले वाले में है और इसमें डी वाले में। ठीक, और फिर आगे देखते हैं। पहले का अबुल कलाम जो थे रामगढ़ 1940 में इन्होंने अधिवेशन किया। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक, तो इधर हम बता दें आपको मिलान सहित। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ में इन्होंने अधिवेशन किया था 1940 में। और सबसे कम उम्र के यही थे 35 साल के, और सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने किया 1940 से 1946 तक इन्होंने अधिवेशन यहाँ देखा था। ठीक, और सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में 1925 में थी, भारत की पहली महिला थी ये अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू जो अमृतसर में 1919 में किए थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है बम्बई 1934 में इन्होंने अधिवेशन किया था इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम राज्य का जो प्रस्ताव रखने वाले थे ये मोहम्मद इकबाल थे। ठीक, और पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने किया था। तो पाक प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। और इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद इन्हीं का है। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो इसमें फजलुल हक हैं, खिज्र हयात खां, लियाकत अली या गजनफर अली खां? तो राइट आंसर इसका है सी ऑप्शन, लियाकत अली था इसमें। ठीक, तो लियाकत अली के बारे में बताएं तो लियाकत अली खान नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। और ज्ञात हो कि 1946 के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए थे। लियाकत अली खान ने अपने बजट 1937-38 में उद्योगपतियों या व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था। और नेक्स्ट है हमारा पुस्तक है, इसमें इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और इसकी डिटेल्स थोड़ी है। तो इंडियंस पुस्तक जो है इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे, ये भी याद रखना। अब कुछ हैं भूगोल से संबंधित है। तो इसमें भौतिक संरचना, अपवातंत्र, मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न दिए हैं। इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, उष्ण स्रोत हैं और इधर भारत के राज्य हैं। तो लसुंधरा राजस्थान है, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और सोहना हरियाणा से है।
तो राइट आंसर इसका जो है लसुंदरा जो है राजस्थान से सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर यही होगा। तो लसुंदरा उष्ण स्रोत जो है गुजरात के रवेड़ा जिले से इसमें संबंधित है। ठीक, अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो सभी श्रेणियों को काटने वाली जो सतलज नदी है ये इसका राइट आंसर। तो सतलज नदी हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों को काटती है और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और भारत में सतलज नदी दो राज्यों हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो गोदावरी, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो ये सबसे बड़ी है और गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी ये 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका लगभग 49% भाग महाराष्ट्र में, लगभग 23% आंध्रा में तथा लगभग 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे बृहदगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बताएं तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा तथा इंद्रावती है। और दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है। ठीक, अगला है मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न है। इसमें सूची दिया हुआ है, जूट कहाँ होता है, चाय और रबर ये सब कहाँ होता है। तो जूट के लिए आपका पश्चिम बंगाल पड़ेगा, चाय जो है असम में मिलती है, रबर आपका केरला और गन्ना जो उत्तर प्रदेश में संबंधित है। तो राइट आंसर इसका होगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 यानी कि 31, 24 इसका राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और केरल में रबड़ है, चाय असम में, और पश्चिम बंगाल जूट के लिए प्रमुख शहर है। ये देखो मिला हुआ है। तो जूट है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, चाय असम में है, रबड़ केरल और गन्ना उत्तर प्रदेश में। अगला है उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल से संबंधित है, राइट आंसर इसका सी है। तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ने किसाऊ बांध परियोजना में हेतु 20 जून 2015 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नरेंद्र मोदी के शासनकाल की बात है और टोंस नदी पर निर्मित 660 मेगावाट की यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और 90% केंद्र सरकार की सहायता से निर्मित इस परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का संयुक्त उपक्रम है। अगला हमारा प्रश्न है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक केंद्रों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो शिवकाशी केंद्र जो है मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, यथा बृहद औद्योगिक प्रदेश, बी है लघु औद्योगिक प्रदेश और सी है विनिर्माणी जिले। तो बृहद औद्योगिक प्रदेश 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी स्थित है और इसे भारत के पटाखा उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला इसमें है सुमेलित नहीं है, उद्योग और केंद्र दिए हुए हैं। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रोरसायन नागथेन, चीनी सिलवासा और लोहा इस्पात राउरकेला। तो चीनी जो है सिलवासा में नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर इसका सी होगा। चीनी उद्योग का सर्वाधिक जमाव जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग पोरबंदर में, पेट्रोल रसायन उद्योग नागथेन तथा लोहा इस्पात राउरकेला उड़ीसा में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी है, ये नहीं है। अगला फिर इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो पतात्रु, तापी, झाकरी जल विद्युत, कलपक्कम नाभिकी और कोरबा जो है पवन से। तो यही जो है कोरबा पवन से नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, और इसकी डिटेल्स बता दें तो पतरातु तापी विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में अवस्थित है। झाकरी नापथा झाकरी के नाम से जो है जल विद्युत संयंत्र सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कलपक्कम नाभिकी संयंत्र तमिलनाडु में है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित तापी परियोजना है और इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक, अगला है झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित। तो झरिया जो झारखंड में पाया जाता है, कोयले का सबसे बड़ा उपक्रम यहीं पे है। तो धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में तथा तालचेर क्षेत्र उड़ीसा में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला है भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के नवीन आंकड़ों में 31 मई 2023 के अनुसार कुल स्थापित इसमें उत्पादन दिया हुआ ताप विद्युत कोयला का इतना है 49.1 और जल विद्युत का 11.2% है। नाभिकीय ऊर्जा 1.6, पवन ऊर्जा का 10.3, वायु ऊर्जा का
2.5% है और सौर ऊर्जा का 16.2%, जल विद्युत का 1.2 और कुल मिला के 100% इतना दिया हुआ है। अगला है विश्व का भूगोल है, स्थल मंडल से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला। तो सिएरा लियोन जो है ये आपका मध्य अमेरिका में नहीं है। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, जिसके उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में गिनी, दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। जबकि मैक्सिको की सीमा से लेकर पनामा नहर तक स्थित देशों को मध्य अमेरिकी देश कहते हैं। ठीक, और आगे डिटेल्स थोड़ी है। देश के रूप में जाना जाता है, इसमें 7 देश आते हैं, जैसे बेलीज है, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर है, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका तथा पनामा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? एपिनाइन, पेरिनाइज, दिनारिक, आल्पस या जूरा। तो एपिनाइन जो है ये इटली में अवस्थित है। तो एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्य पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। और दिनारिक आल्पस पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, साइब्रिया और स्लोवानिया में स्थित है। जबकि आल्पस और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर बनता है। अगला है जलमंडल से संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो टंगानिका झील जो है ये आपका सबसे बड़ी और गहरी दूसरी झील है। ठीक, बैकाल झील रूस में, ग्रेट बैरियर झील ये आपका अफ्रीका में है, सुपीरियर अमेरिका में है। तो टंगानिका है, इसकी लंबाई 673 किलोमीटर और गहराई 1470 से 4820 फुट है, यानी मीटर में 1470 और फुट में 4820 फीट है। ठीक, तो यही आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? टिटिकाका जो है बोलिविया और पेरू में है। उर्मिया झील ईरान में है। रेनडियर झील रूस में है। अथाबास्का झील है कनाडा में। तो रेनडियर जो है झील ये सही नहीं है रूस में। ठीक, तो रेनडियर झील है कहाँ? तो कनाडा में स्थित, इसकी गहराई 219 मीटर है। और कनाडा के अन्य झीलों में विनिपेग, ग्रेट बैरियर और ग्रेट स्लेव है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो विंध्यन है, कुडप्पा है, गोंडवाना है और धारवाड़। तो राइट आंसर इसमें लौह अयस्क धारवाड़ में है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान अपाच्य है, वह अपर्दन से निर्मित प्रथम तलछटी अवसादी चट्टानें हैं और ये चट्टानें आर्कियन समूह के चट्टानों के अवशेष हैं। अब पूछ लेते हैं कभी कभी जो लौह अयस्क वाली प्रमुख चट्टानें ये किस काल की हैं? तो ये आर्कियन समूह से हैं। और इनमें महत्वपूर्ण धातुएं कौन कौन सी? तो लोहा, सोना, तांबा, जस्ता खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका विस्तार कहाँ है? तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला है, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख लक्षण। तो ये आपका जनसंख्या से संबंधित है, इसमें से फिलहाल सभी हो जाएंगे। ये ऑप्शन 1, 2, 3 सभी हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के प्रति। तो सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।